बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सरल आवर्त गति का विस्थापन समय ग्राफ खींचा जाता है, वेग समय ग्राफ खींचा जाता है और त्वरण समय ग्राफ खींचा जाता है, और इन ग्राफों में आपस में क्या संबंध होता है। इन ग्राफों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सूत्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं और फिर उसका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए पहले हम जो है ग्राफ खींचना सीखते हैं, और वो ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ। तो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का विस्थापन के लिए समीकरण हम ये प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि ए क्या है, आयाम है, बाई तो विस्थापन है, ए जो है आयाम है, ओमेगा कोणीय वेग है, टी समय है। जैसे कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो एक दोलन करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की दोलनी गति है, जिसमें कि जब सरल आवर्त गति करते हुए पिंड को माध्य स्थिति से या साम्य स्थिति से विस्थापित किया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, और उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और ये बल जो होता है सदैव वस्तु की पिंड की माध्य स्थिति की ओर निर्दिष्ट होता है। तो पहले आइए हम यहां पर ग्राफ खींचना सीखते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ का मैंने देखिए ये यहां पर चित्र बना रखा है, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर स्मॉल टी का मान 0। तो बाई का मान क्या प्राप्त होगा, बाई बराबर हो जाएगा ए साइन, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो भी 0 ही होती है, तो बाई बराबर 0 हो गया। यानी हमारा ग्राफ जो होगा वो इस ओरिजिन मतलब 0 से प्रारंभ होगा। दूसरी स्थिति हम लेते हैं टी बराबर कैपिटल टी बाई 4। कैपिटल टी यहां पर आवर्तकाल है, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। तो बाई बराबर हमने लिया ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपान टी। तो हमने यहां पर लिख दिया, ओमेगा की जगह लिखा 2 पाई अपान टी, और इसकी स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी बटे 4, जहां टी से टी कट गया और ये हो गया 2। तो इस तरह से हमारा मान आ गया ए साइन, और ये हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री में साइन का मान अधिकतम 1 होता है, तो ये हो गया a गुणा 1 मतलब a आ गया। तो जब t का समय, t का मान जो है t बटे 4 के बराबर होगा, उस समय विस्थापन अधिकतम होगा। देखिए t बटे 4 पर ये जो है विस्थापन a के बराबर हो गया, आयाम के बराबर हो गया। अब हम t का मान t बटे 2 ले लेते हैं, तो बाई का मान क्या होगा, a साइन ओमेगा का मान 2 पाई बाई 2 पाई अपान टी इंटू टी बटे 2। 2 से 2 कट गया, टी से टी कट गया, तो ये हो गया a साइन पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो इस तरह से ये मान हो गया 0। मतलब आयाम इन विस्थापन जो है 0 हो जाएगा टी बटे 2 समय पर। मतलब उस जो दोलन कर रही वस्तु है, सरल आवर्त गति जो वस्तु कर रही है, वो कहां पहुंच जाएगी, अपनी साम्य स्थिति में पहुंच जाएगी। जैसे कि ये वाली वस्तु है, पेंडुलम बना लेते हैं, ये इसकी स्थिति साम्य स्थिति है बीच में, और ये दोनों तरफ ये ए है, ये ए डैश है, ये इसकी साम्य स्थिति है। तो अब यहां से चलना प्रारंभ हुआ, पहले इधर गया है अधिकतम विस्थापन में, फिर लौट करके फिर साम्य स्थिति में आ गया है, और समय हो गया है t बटे 2।
ये वाली स्थिति है, लौट के यहां पर आ गया है ओ स्थिति में। ठीक है, अब चौथा समय जो हम लेने जा रहे हैं वो है 3t/4। यहां पर भी मैंने लिख रखा है 3t/4, उसके संगत कोण भी लिख रखे हैं हमने। तो अब हम समय लेते हैं 3t/4, तो y बराबर हो जाएगा a sin 2π/t इंटू 3t/4। तो ये देखिए यहां पर t से t कट गया और ये 2 कट गया, तो हमारा आ रहा वैल्यू 3 sin a sin 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है, पाई का मान 180 रख दीजिए, हल कर लीजिए, ये 270 डिग्री आ जाएगा। और साइन 270 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है, तो एक ही यहां पर ये -a आ गया। विस्थापन y का मान कितना आ गया? -1। तो देखिए 3t/4 पर ये विस्थापन -a के बराबर हो गया। और एक लास्ट हम समय और ले लेते हैं, t बराबर t कर देते हैं पूरा एक आवर्त काल, तो y बराबर हो जाएगा a sin 2π/t इंटू t, तो t से t कट गया, तो ये हो गया a sin 2π। यानी लौट करके हम वापस आ गए हैं। पूरा एक राउंड लगाने के बाद, मतलब एक चक्कर पूरा हो रहा है, एक दोलन पूरा हो रहा है। हम यहां से यहां गए थे, अब फिर से यहीं लौट आए हैं। पूरा एक आवर्त काल के बराबर समय लग गया है और माध्य स्थिति में हम लौट आए हैं। तो ये कितना कोण चलेगा? देखिए ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, नहीं 270 डिग्री यहां पर हुआ था। अब पुनः जो है 360 पूरा घूम गए हैं, तो साइन 360 या कहें 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। देखिए विस्थापन जो है वाला ग्राफ शून्य पर पहुंच गया है। तो इस तरह से ये हमें विस्थापन समय ग्राफ प्राप्त होता है जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है। इसी तरह से हमने एक टेबल बना रखी है और उसमें ये जो मान हमने यहाँ पर लिख रखे हैं वो प्राप्त कर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे वेग समय ग्राफ का, है ना। वो भी ठीक इसी तरह से बनाएंगे। पहले हमने देखिए विस्थापन समय ग्राफ लिख रखा है, वो समीकरण लिख रखा है, और विस्थापन समय का ग्राफ हमने इस तरह से इस समीकरण की सहायता से बनाया। तो अब हमें वेग समय ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए भी एक हमें समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो वेग कैसे निकालते हैं? इसी समीकरण की सहायता से हम निकाल सकते हैं, यदि इसका हम अवकलन कर दें। हालांकि हम बता चुके हैं अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर हो जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से अवकलन करेंगे क्योंकि ये भी टी पर निर्भर करता है ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का फिर से अवकलन करने पर ओमेगा प्राप्त होता है। तो इस तरह से ए बी का मान हो गया ए ओमेगा, ओमेगा इधर आ गया, कॉस ओमेगा टी। तो इस समीकरण की सहायता से हम जो है लिखेंगे, देखेंगे कि किस तरह से ये ग्राफ, यानी वेग का समीकरण जो हमें होगा वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसकी सहायता से हम वेग समय ग्राफ खींचेंगे। समय हम वही लेंगे जो पहले लिए थे, तो इसको हमने हटाया यहां से, देखिए, और उसका ग्राफ हमने यहां पर ये दिखा रखा है। यहां पर देखिए ए ओमेगा समझो वेग का आयाम हो गया, अधिकतम वेग जो होगा वो ए ओमेगा होगा, तो ए ओमेगा जो है वेग का आयाम हो गया। तो पहले स्थिति हम लेते हैं, देखते हैं कि ग्राफ शुरू कहां से होगा हमारा। क्या वो जैसे कि विस्थापन वाला शून्य से शुरू हुआ था, क्या ये भी शून्य से शुरू होगा? देखते हैं। तो हमने टी का मान शून्य लिया, तो बी का मान देखिए इसमें रखेंगे ए ओमेगा कॉस, ये हो जाएगा शून्य, और कॉस शून्य की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इस तरह से बी का मान आ गया, बी बराबर आ गया ए ओमेगा की। इसका मतलब जब समय का मान शून्य होगा, मतलब जब हम असल में क्या कर रहे हैं, इस माध्य स्थिति से दोलन को प्रारंभ समझिए कर रहे हैं। तो जब वो माध्य स्थिति में कोई सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड पहुंचता है, मान लिया ये माध्य स्थिति से ही शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब टी शून्य है वहां पर। और जब दोबारा माध्य स्थिति में पहुंचेगा तो भी माध्य स्थिति से विस्थापन शून्य माना जाएगा। तो यहां पर हमने बी बराबर ए ओमेगा प्राप्त किया जब समय का मान शून्य है। देखिए समय शून्य है तो हमारा बी
का मान ए ओमेगा के बराबर है, मतलब अधिकतम है। तो साम्य स्थिति में वेग अधिकतम होता है। जब कोई भी पिंड सरल आवर्त गति करता है तो साम्य स्थिति में से जब गुजरेगा उसका वेग अधिकतम होगा। तो इसलिए ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब दूसरा टी का मान टी बटे 4 लेने पर v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू यहां रखेंगे 2 पाई बटे टी, और टी का मान टी 4 रखा, तो टी से टी कटा, ये हो गया। तो ए ओमेगा कॉस पाई बटे 2, कॉस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, तो ये पूरा शून्य हो गया। देखिए टी बटे 4 समय पर वेग शून्य हो जा रहा है, मतलब पिंड कहां पहुंच रहा है, ए स्थिति में पहुंच रहा है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पहुंचा, यहां पर आकर के उसका वेग जो है वो शून्य हो गया। अब तीसरी स्थिति टी बराबर हमने टी बटे 2 लिया, तो v बराबर हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई बटे टी इंटू टी बाई 2, ये कट गया, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस पाई बचा हमारे पास, और कॉस पाई का मान जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमें ये -a ओमेगा प्राप्त हुआ। देखिए टी बटे 2 पर ये जो हमारा ग्राफ है वो अधिकतम ऋणात्मक स्थिति में पहुंच गया, ए ओमेगा के बराबर है ये विस्थापन है, मतलब हमारा वेग जो है ए ओमेगा हो गया, जो कि अधिकतम वेग है ऋणात्मक दिशा में। ये धनात्मक दिशा में अधिकतम वेग है, ये अधिकतम वेग ऋणात्मक दिशा में है। और समय क्या है, टी बटे 2। टी बटे 2 पर पिंड कहां पर पहुंचेगा, देखिए यहां से शुरू हुआ, ए पर गया, और फिर ए से ओ पर जब लौट के पुनः आ गया, यानी माध्य स्थिति में लौट करके आया, तो जो है पुनः उसका वेग ए ओमेगा के बराबर हो गया, अधिकतम हो गया। चौथी स्थिति हम लेते हैं टी का मान लेते हैं 3t/4, तो v बराबर हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई बटे टी, ओमेगा का मान और t का मान ले रहे हैं, स्मॉल t का मान ले रहे हैं 3t/4। तो यहां पर देखिए t से t कटेगा, 2 से ये कट गया, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस 3 पाई/2, ये 270 डिग्री बनता है, पाई का मान 180 रखेंगे तो 270, काश 270 की का मान जो है वो शून्य होता है, 90 के बराबर ही होता है, तो ये हो गया शून्य। देखिए t/4 3t/4 समय पर वेग का मान शून्य हो जाता है। 3t/4 में पिंड कहां पर पहुंचेगा, ए डैश पे पहुंच रहा होगा, तो ए डैश पर वेग अधिकतम विस्थापन के स्थिति में वेग शून्य हो जाता है। उसी तरह से अंतिम लेते हैं टी बराबर टी के, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी, तो v बराबर हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई/टी इंटू टी, टी से टी कट गया, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस 2 पाई, यानी वापस लौट करके हम पूरा एक चक्कर लगा करके एक जो है दोलन पूरा करके पुनः प्रारंभिक स्थिति में पहुंच रहे हैं, 0 डिग्री वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं, और 0 डिग्री पर cos 0 2 पाई का मान वही होता है जो cos 0 का होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इस तरह से ये भी हमें प्राप्त होगा ए ओमेगा। तो पुनः जब हमारा t का मान cos 0 डिग्री, देखिए t बराबर हो गया ए ओमेगा, और तो अधिकतम वेग देखिए ये दिखाया गया है ग्राफ से, अधिकतम वेग फिर से प्राप्त हो गया, यानी पिंड कहां पहुंचा है, पुनः ऊपर आ गया है, यानी जहां से चला था वहीं आ गया है। तो यहां माध्य स्थिति से चला था, माध्य स्थिति में आ गया है, तो इसका मतलब वेग वहां पर अधिकतम होता है माध्य स्थिति में, तो फिर से हमें ए ओमेगा प्राप्त हो गया। इस तरह से ये पूरा एक आवर्त काल का ग्राफ यहां तक दिखाया गया है। आगे इसी तरह से ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, समय इधर लिया गया है और वेग इस तरह से बाई अक्ष पर लिया गया है। अब हम अगला ग्राफ जो है वो त्वरण समय ग्राफ का देखेंगे। तो त्वरण समय, त्वरण कैसे, त्वरण का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, इसी वेग के समीकरण से त्वरण का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कब वेग अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, वेग किस तरह से परिवर्तित होगा जब कोई वस्तु या पिंड सरल आवर्त गति कर रहा होगा। पहले देखिए हम यहां पर समीकरण निकालते हैं त्वरण के लिए। तो वेग का जो समीकरण है उसी को हम अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष। तो
dB बाई dt बराबर हो जाएगा ए ओमेगा, और इसका मान आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ओमेगा प्राप्त हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा और ये माइनस साइन शुरू में आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। त्वरण अल्फा बराबर ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो त्वरण अल्फा बराबर हो गया ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और यहां पर आएगा साइन ओमेगा टी। तो इस समीकरण की सहायता से हम त्वरण समय ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए फिर से हम समय का के विभिन्न मान लेते हुए त्वरण का मान प्राप्त करेंगे, और वो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसको समझ लेते हैं। यानी टी बराबर शून्य रखा तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बटे टी इंटू शून्य। तो ये तो साइन शून्य साइन 0 डिग्री जो है 0 डिग्री शून्य होता है, तो इस तरह से अल्फा का मान शून्य हो गया। यानी हमारा ग्राफ ये भी शून्य से ही प्रारंभ होगा, जैसा कि हमने चित्र में बना रखा है। देखिए त्वरण समय ग्राफ है ना, यहां पर शून्य से प्रारंभ हो रहा है। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये अगले मान से स्पष्ट हो जाएगा जब हम t बराबर t बटे 4 लेंगे, है ना। तो दूसरा t बराबर है कैपिटल T बटे 4, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बटे टी ओमेगा का मान, और t का मान हमें लेना है स्मॉल t का मान t बटे 4 ले लिया, तो t से t कट गया, ये कट गया 4, तो ये आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 90 डिग्री पाई बाई 2, है ना। तो इस तरह से साइन पाई बाई 2 का मान जब 1 होता है तो ये हमें प्राप्त हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये जो त्वरण है, त्वरण वाला ग्राफ t बटे 4 पर ऋणात्मक दिशा में जाना चाहिए। तो देखिए ऋणात्मक दिशा में गया, नीचे की तरफ अधिकतम त्वरण का मान जो है वो यहां पर हमें माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो गया। मतलब जब पिंड साम्य स्थिति से ए स्थिति में पहुंचेगा उस समय इसका त्वरण अधिकतम होगा, यानी ओ से ए जाने पर त्वरण का मान बढ़ेगा और ए पर पहुंचने पर उसका त्वरण अधिकतम होगा। वेग शून्य है लेकिन त्वरण यहां पर अधिकतम है, ये है। अब हम अगला जो समय ले रहे हैं वो टी बटे 2 लेते हैं और अल्फा का मान प्राप्त करते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, टी से टी कट गया, तो इस तरह से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई, साइन 180 डिग्री शून्य होता है तो ये फिर से शून्य हो गया। देखिए टी बटे 2 समय पर त्वरण का मान शून्य हो गया। मतलब जब पिंड जो है सरल आवर्त गति करता हुआ माध्य स्थिति में पहुंचेगा, साम्य अवस्था स्थिति में पहुंचेगा, तो इस ओ पर उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। ये समय यहां से ओ से ए गया, टी बटे 4 समय लगा, और टी ए से ओ आने पर फिर से टी बटे 4 समय लगा, कुल समय हो गया टी बाई 2। ओ से ए गया, ए से ओ आया, तो त्वरण जो है माध्य स्थिति में शून्य है। ये जो बातें बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस पर बीच में प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कैसे त्वरण कहां पर अधिकतम होता है, कहां पर जो है शून्य होता है त्वरण, ये मालूम होना चाहिए। अब हम टी का जो मान लेंगे वो 3t बाई 4 लेंगे, 3t बाई 4। अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4। तो टी से टी कट गया, 2 से ये कट गया 4, तो हमारा मान आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2। ये 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री का मान होता है -1, तो वो -1 ये और ये माइनस का गुणा होकर के आ गया ए ओमेगा का वर्ग धनात्मक। इसका मतलब त्वरण का मान धनात्मक हो जाएगा कब, t 3t बाई 4 समय पर। ये देखिए धनात्मक दिखाया गया। अगला अंतिम t बराबर कैपिटल टी लेने पर अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये कट गया, तो ये हमारा मान आया ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई। और 2 पाई का मतलब मैंने बताया है कि पूरा एक दोलन पूरा हो गया है और बस तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच गई है। जहां से चली थी, साम्य अवस्था से चली थी, पूरा एक
दोलन कंप्लीट हो गया है और पुनः जो है वापस लौट करके पिंड या वस्तु ऊपर आ गई है। तो साइन 2 पाई का मान शून्य होता है, तो ये फिर से शून्य हो गया और वस्तु कहां पर है? साम्य अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में ए या ए डैश पर त्वरण अधिकतम होता है, ए या ए डैश पर वेग शून्य होता है और माध्य स्थिति में उल्टा है। मतलब वेग और त्वरण में, यहां पर माध्य स्थिति में, साम्य स्थिति में ऊपर त्वरण तो शून्य है, वेग अधिकतम है। तो ये हमने ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ यहां पर खींच करके दिखाया है। तो वेग, त्वरण और समय कब क्या मान हो सकते हैं वो हम आसानी से इनको निकाला जा सकता है। हमें बस उसकी समीकरण याद होनी चाहिए और उसमें स्मॉल टी का मान रख दीजिए तो पता लग जाएगा कि वेग क्या है, त्वरण क्या है, विस्थापन क्या है। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सरल आवर्त गति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा। अब सरल आवर्त गति कोई बस पिंड कर रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कहां कैसे आती है उसको समझिए। देखिए, जब किसी सरल लोलक को, सरल लोलक सरल आवर्त गति करता है तो सरल लोलक को जब माध्य स्थिति से हम विस्थापित करते हैं, एक तरफ को ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। क्यों कार्य करना पड़ता है? क्योंकि जैसे ही हमने उस पिंड को माध्य स्थिति से, जो सरल आवर्त गति कर रहा है, माध्य स्थिति से विस्थापित किया तो उस वस्तु में प्रत्यानयन बल लगने लगा, जो कि केंद्र की तरफ, मतलब उसके जो है माध्य स्थिति की ओर लग रहा है प्रत्यानयन बल। हम उसको उससे दूर ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो हमारे द्वारा जो है उस दोलनकारी वस्तु पर विस्थापन के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरह से वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। और गति होने के कारण, मतलब उसमें भाई वस्तु लगातार सरल आवर्त गति कर रही है तो उसमें वेग होगा और वेग के कारण गतिज ऊर्जा होगी, वो तो स्पष्ट है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि ये हमें मालूम होना चाहिए कि सरल आवर्त गति कोई पिंड कर रहा है तो उस पर प्रत्यानयन बल लगता है, जो केंद्र की तरफ या कहें साम्य स्थिति की ओर निर्दिष्ट होता है। और जब हम उसको विस्थापित करेंगे साम्य स्थिति से तो हमें उस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य जो है उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये बात हम नोट भी कर देते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग है सरल आवर्त गति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इन दोनों ऊर्जाओं को जब जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण ऊर्जा। तो यहां पर लिखेंगे, जब कोई वस्तु या पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो सदैव साम्य स्थिति की ओर निर्दिष्ट होता है। जब हम पिंड को साम्य स्थिति से विस्थापित करते हैं तो हमें प्रत्यानयन
बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि गतिशील क्या कहें दोलनकारी, चूंकि आवर्त गति लिख देते हैं, आवर्त गति करते पिंड में गति होती है या कहें वेग होता है, अतः उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब इसको चित्र से समझ लीजिए। देखिए, ये कोई मान लिया हमारा पिंड है, सरल लोलक है, जिसका ये बॉब है या कहें ये गोला है। इस गोले का द्रव्यमान m है और ये साम्य स्थिति में है। जब यदि हम इसको विस्थापित करेंगे, एक तरफ को ले जाने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि ये जो है इस पिंड पर इस साम्य स्थिति की ओर ओ की ओर जैसे हमने विस्थापित किया, इसको हटाया, तो इस पिंड को में एक बल लगने लगा जो कि साम्य स्थिति की ओर लगा। इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। ये कैसे पता लगा? जब हम इसको यदि छोड़ दें यहां से, तो क्या होगा, ये वापस लौटेगा। वापस लौटाने के लिए तो बल लगना चाहिए ना। इसका मतलब साम्य स्थिति की ओर एक बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल लगने लगा। जैसे ही हमने इसको ओ से विस्थापित किया, तुरंत इसमें एक बल उत्पन्न हो गया, प्रत्यानयन बल जिसको हम कहते हैं, है ना। अब हम क्योंकि इसको साम्य स्थिति से दूर ले जा रहे हैं, तो हमें उस बल के बराबर अपनी तरफ से एक बल लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये इसका गोला जो है इधर की तरफ हम हटा सकें। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य जो होगा वो इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जब हम इसको छोड़ देंगे, तो ये लगातार इस तरह से अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। क्योंकि गति करते हुए इस पिंड में वेग होगा, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी होगी। दोनों ऊर्जाओं का योग जो होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उसको हम संपूर्ण ऊर्जा कहेंगे। तो ये होता है, इसको हम समझ सकते हैं और ये बात हम नोट कर सकते हैं कि उसमें किस तरह से ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसका समीकरण प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है, तो लीजिए इसको लिखते हैं कि इस पर जो बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल का मान है कितना, वो निकाल लेते हैं पहले, हैं। और यहां लिखते हैं कि माना द्रव्यमान यम का कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, तो इसका विस्थापन समीकरण ना, विस्थापन समीकरण बाई विस्थापन समीकरण क्या होता है? विस्थापन समय समीकरण क्या होता है? बाई बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी। तो डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा ए साइन का अवकलन करेंगे तो ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी का पुनः अवकलन कर लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो ये वेग हमें प्राप्त हो जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये ओमेगा इधर आ गया। अब हम इसको फिर से अवकलन कर दें तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा डीबी बटे डी टी बराबर हो जाएगा ए ओमेगा, रहेगा ही रहेगा, इसका हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से अवकलन किया तो ओमेगा आ गया। ये चिन्ह इधर आ गया माइनस, इसको हम अल्फा कहते हैं, त्वरण है ये त्वरण। यहां पर आया ओमेगा से ओमेगा को गुणा हुआ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी का मान होता है वाई के बराबर,
देखिए ये यहाँ पर भाई बराबर है ए साइन ओमेगा टी, तो अल्फा बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर भाई। ये हम यहाँ पर न करके दिखाएं, याद रखें तो भी काम चल सकता है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है, तो माना द्रव्यमान नियम का कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, तो पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, इसके बाद हम यहां पर आ जाएंगे डायरेक्ट। पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल यह बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण यम एल्फा। तो यह बराबर हो गया यम एल्फा का मान ये लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर बाई, ये एल्फा का मान हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई। तो बल बराबर हो गया माइनस यम ओमेगा स्क्वायर बाई। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रत्यानयन बल जो है वो बाई जो कि विस्थापन है उसकी साम्य स्थिति से उसकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। विस्थापन जो है इधर हो रहा है, पिंड यहां से हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं, ये तो विस्थापन की दिशा हो गई, प्रत्यानयन बल की दिशा ये है, इसलिए विस्थापन ये है। विस्थापन के विरुद्ध होने के कारण जो है इस प्रत्यानयन बल को का ऋण प्राप्त माइनस चिन्ह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, पहले हमने ये लाइन लिखी फिर यहां पर आ गए। अब क्योंकि हम निकालेंगे क्या, कार्य निकालेंगे, और कार्य से ही हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, और कार्य के लिए हमें बल की जरूरत है। इसी प्रत्यानयन बल के बराबर ही हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा पिंड को विस्थापित करने के लिए, है ना। तो इसके बाद यहां पर आएंगे और लिखेंगे यदि पिंड को पुनः, अभी तो विस्थापन भाई है, पुनः अति सूक्ष्म दूरी डी बाई से विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य किया जाए तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ डी वाई। क्योंकि जो हम बल लगा, ये आरोपित बल है, और आरोपित बल हम जो है प्रत्यानयन बल के विपरीत लगाएंगे, इसलिए हमने यहां पर भी माइनस साइन लिया है। प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति की ओर लग रहा है, हम माध्य स्थिति से विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, तो ये माइनस साइन यहां का है, और ये और कितना बल लगाएंगे, प्रत्यानयन बल के बराबर ही बल लगाएंगे, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू डी वाई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एम हो गया स्क्वायर बाई डी। इतना हमें कार्य करना पड़ेगा जब थोड़ा सा विस्थापन करेंगे, अति सूक्ष्म। यदि पिंड को बाई बराबर 0 से बाई बराबर बाई दूरी विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। अब हमें किया गया कार्य समाकलन करने से प्राप्त होगा। इसका समाकलन कर देंगे, यहां पर डी समाकलन का चिन्ह, यहां लिमिट जो रहेगी वो इससे पता लगेगी। सीमाएं जो समाकलन की लिखते हैं 0 से y, और इसका हम समाकलन कर रहे हैं एम ओमेगा स्क्वायर बाई डी वाई। तो इसमें द्रव्यमान नियत है, कोणीय वेग नियत है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर 0 से y बाई डी वाई। एक सूत्र होता है समाकलन का, वो मालूम होगा कि समाकलन y की घात n डी वाई। तो इसका मान होता है, समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है y की पावर n+1 बटे n+1। इस तरह से ये बेसिक सूत्र है। यहां पर y की घात 1 है, तो समाकलन कर देंगे तो 1 + 1 2 बटे 2 हो जाएगा। घात यहां पर y की 2 हो जाएगी और नीचे भी 2 आ जाएगा, यानी ये प्राप्त होगा। देखिए समाकलन करेंगे तो y की घात 2 प्राप्त होगी बटे 2, n+1 बटे n+1, 1 + 1 बटे 1 + 1, और लिमिट लगाएंगे 0 से y।
अब इस बाई को इस लिमिट से जो है विस्थापित कर देंगे, हालांकि बाई को बाई से विस्थापित करेंगे तो बाई ही रहेगा और 2 ये बाहर आ जाएगा। देखिए तो ये किया गया कार्य W हुआ, तो W बराबर हो गया m 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और बाई को बाई से रिप्लेस किया, बाई स्क्वायर हो गया -0, तो W बराबर हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई। यही जो है स्थितिज ऊर्जा है। अतः पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई। ये सूत्र हमें स्थितिज ऊर्जा का प्राप्त हो गया है। अब हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो गई है, वो यहां पर नोट कर देते हैं, U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई। ये गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर है, इसको हम कैसे निरूपित करेंगे? हमें इसमें वेग की जरूरत पड़ेगी और वेग का सूत्र हम निकाल सकते हैं। अभी वेग का मान हमने निकाला है, जैसे ये देखिए वेग समीकरण, वेग समय ग्राफ है, उसका वेग का मान इतना आया था, क्योंकि वेग v बराबर होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर a ओमेगा वर्गमूल का चिन्ह लगाएं और इसकी जगह पर हम लिख दें कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी। बात तो वही हुई। अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मान क्या होता है? बाई बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का मान कितना हुआ? बाई बटे ए। ये मान यहां पर रख देते हैं, तो ए ओमेगा वर्गमूल 1 माइनस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसको हल किया तो हमें देखिए ये प्राप्त हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और ये बटे ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो बाहर ए आ जाएगा, तो आ जाएगा ए ओमेगा बटे ए और अंडर रूट में रहेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए से ये कट जाएगा। तो वेग का मान प्राप्त हो रहा है हमें, हालांकि हम पहले भी इसको दिखा चुके हैं वीडियो में, पहले वीडियो में। वेग का मान इस तरह से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेग का सूत्र प्राप्त हुआ है। इसी सूत्र की सहायता से हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ये याद रखिए, तो डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई जरूरी थोड़ा ही निकाल के दिखाओ बार बार, है ना। अब ये वेग का मान प्राप्त हुआ है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इसको हम के लिख लेते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। इसका लिखिए, ये देखिए अंडर रूट छूट गया, ये अंडर रूट है, यहां पर वर्गमूल का चिन्ह है, वर्ग करेंगे इसका v का तो ओमेगा का वर्ग हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो है हमारी गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपूर्ण ऊर्जा बराबर होती है, संपूर्ण ऊर्जा बराबर होती है U प्लस के। U का मान आया था, ये लिखा हुआ है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ब्रैकेट खोल दें हम, तो देखिए 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई वाला पद कट जाएगा, ये वाला पद, क्योंकि ब्रैकेट में जब खोलेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ वाई स्क्वायर वाला पद आएगा, तो ये इससे कट जाएगा। ये देखिए ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए बाई स्क्वायर आया था हमारा, देखिए बाई स्क्वायर, ये देखिए एक मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर बाई स्क्वायर आया है ना, ये भी बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी बाई स्क्वायर आएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर बाई स्क्वायर आया था, बाई मिस्टेक, ये बाई स्क्वायर छूट करके बाई लिख गया था, तो यहाँ पर इसको देखिए बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर हुआ। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला पद, ये बाई स्क्वायर वाला पद इससे कट जाएगा, तो संपूर्ण ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो ये स्थितिज ऊर्जा आ गई, ये गतिज ऊर्जा आ गई, ये संपूर्ण ऊर्जा आ गई किसी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की। वाई स्क्वायर आएगा यहां पर ब्रैकेट में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर वाई देखिए हट गया है, और संपूर्ण ऊर्जा ये सूत्र से पता लगता है कि संपूर्ण ऊर्जा जो है पिंड की विस्थापन पर निर्भर नहीं करती, जबकि जो है स्थितिज ऊर्जा विस्थापन पर निर्भर करती है, यानी वाई पर निर्भर करती है, यहां भी कर रही है, गतिज ऊर्जा भी कर रही है, लेकिन संपूर्ण ऊर्जा जो है केवल इस पे इस सूत्र से पता लग रहा है आयाम पर निर्भर कर रही है और कोणीय वेग पर निर्भर कर रही है। एक सूत्र जो है संपूर्ण ऊर्जा का और होता है, वो भी लिख देते हैं, देखिए चूंकि ओमेगा कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई एन, एन क्या है? आवृत्ति है, दोलन की आवृत्ति है, सरल आवर्त गति की आवृत्ति है, इसलिए जो है E बराबर हो जाएगा 1/2 m 2 पाई n का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 1/2 m इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कट गया, तो E बराबर हो गया 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर ए स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र प्राप्त हो गया संपूर्ण ऊर्जा का। तो इससे हमें पता लगता है कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की संपूर्ण ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। देखिए इस सूत्र से पता हुआ कि E बराबर के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान के समानुपाती है, E जो है आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती है, और E जो है संपूर्ण ऊर्जा जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती है। ये सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की जो है संपूर्ण ऊर्जा की निर्भरता हमें पता लगती है। ऊर्जा का जो है परिवर्तन या रूपांतरण कैसे होता है उसे आइए देखते हैं और ग्राफ को समझते हैं। ऊर्जा समय ग्राफ। तो ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। ये हुआ ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमें मालूम है कि माध्य स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य तथा गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। क्या कहें? अधिकतम होती है। क्यों अधिकतम होती है? क्योंकि वहां पर वेग अधिकतम होता है। दूसरी बात है कि सिरे पर, मतलब ये जो है ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति ए और ए डैश। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में ये तो माध्य स्थिति हो गई ओ वाली, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी अधिकतम होगी। ये बात भी लिख देते हैं। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तथा गतिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यहां पर हम जो है विस्थापन अलग अलग लेते हुए हम उसकी जो विभिन्न ऊर्जाएं हैं उनके बारे में पता करते हैं। हम विस्थापन लेते हैं, एक समय वो सारणी बना लेते हैं विस्थापन, यानी वाई का मान लेंगे यहां पर, और वाई के 5 मान ले रहे हैं अलग अलग। वाई बराबर है 0, वाई बराबर है a/2, वाई बराबर है a/√2, वाई बराबर है a√3/2,
और बाई बराबर है ए के, है ना। अब हम यहां पर तीनों ऊर्जाएं लिख लेते हैं और फिर ग्राफ भी इसी आधार पर खींच देंगे। देखिए, पहले हम स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और फिर गतिज ऊर्जा लिखा, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, और फिर संपूर्ण ऊर्जा जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र हमें मालूम होने चाहिए सभी। सूत्र हम फिर से लिख दे रहे हैं। U का मान जो है हमारा, U बराबर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। बाई का मान यहां पर रख दिया जाए। बाई का मान क्या होता है? a साइन ओमेगा टी। हालांकि हम इस सारणी में इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि हम इसका मान बाई का मान रख दें तो आ जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। के बराबर होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये आया कहां से था? एम बी स्क्वायर से आया था। एम बी हाफ एम बी स्क्वायर से आया था ना पहले। तो हाफ एम बी स्क्वायर के आधार पर 1/2 एम वी का मान कितना लिखेंगे? वेग का मान ये वाला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। ये क्या है? गतिज ऊर्जा। के बराबर आ गया 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और संपूर्ण ऊर्जा, इन दोनों को जोड़ दें, इस समीकरण को जोड़ें, इस समीकरण को जोड़ें, तो हमें ई का मान निश्चित रूप से यही प्राप्त होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर भी यही प्राप्त होगा, क्योंकि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 होता है ना। तो ये अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए, जब हमने इन दोनों समीकरणों में, और ई का मान हमारा ये है, संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र ये है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए, बाई का मान शून्य कर दीजिए, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा देखिए शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तरह ये शून्य हो गया, मतलब ये ई के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। अब देखिए, विस्थापन का मान बाई a/2 रख दीजिए, यहां पर 1/2 रख दीजिए। इसको हम यहां पर रख के दिखाते हैं। यहां पर रखिए, u बराबर हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? a/2, तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। तो 1/4 हम बाहर कर लें, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया। तो ये क्या है? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ई है। तो यहां पर जब बाई का मान a/2 है तो u बराबर है 1/4 ई, मतलब e/4 है। अब हम इसी तरह से गतिज ऊर्जा का मान a/2 पर निकालें, है ना। गतिज ऊर्जा का मान यहां पर रखेंगे। इस समीकरण में बाई की जगह पर हमने रखा a/2, तो ये एम स्क्वायर a/2 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। तो ये इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3/4 बाहर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां पर जो आएगी गतिज ऊर्जा जो आएगी a/2 पर, वो 3/4 3e/4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ई। इसी तरह से इन मानों को रख करके इन समीकरणों में बाई बराबर a/√2 रखने पर हमें यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो e/2 प्राप्त होगी। उसी तरह से बाई का मान 1/√2 इस समीकरण में रखने पर गतिज ऊर्जा e/2 प्राप्त होगी, और पुनः इनको जोड़ेंगे तो ई ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम ये वाला मान इसमें रखेंगे, देखिए इसका वर्ग हो जाएगा
और ये 3/4 हो जाएगी, तो 3E/4 मान प्राप्त होगा। यहाँ पर E/, प्राप्त होगा, ये योग ई आ जाएगा। जब y बराबर a प्राप्त होगा, y बराबर a रखेंगे यहाँ पर, तो u का मान जो है वो e के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर u का मान यहाँ पर क्या रखा, y बराबर a रखा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि इसके e के बराबर है, ये शून्य हो जाएगी, ये इन दोनों का योग ये है। इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होगा, है ना। अब हम ग्राफ और खींच देते हैं इसी समीकरण के आधार पर। समय ऊर्जा ग्राफ, समय ऊर्जा ग्राफ या ऊर्जा समय ग्राफ, ऊर्जा समय ग्राफ। ये है, देखिए यहां पर ये माध्य स्थिति है, ये वाली ये माध्य स्थिति है। तो ये एक समीकरण जो है हमें माध्य स्थिति में जो है कौन सी ऊर्जा न्यूनतम है, शून्य है, वो है स्थितिज ऊर्जा। तो ये ग्राफ हमें इस तरह से आएगा, ये स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है, यू का ग्राफ है। और जो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा गतिज ऊर्जा का ग्राफ है। तो ये वाला है u का ग्राफ, ये है k का ग्राफ, और ये जो एक सीधी रेखा खींच दें तो ये हो जाता है E, संपूर्ण ऊर्जा है, ये संपूर्ण ऊर्जा है। ये विस्थापन क्या है, -a है, यहाँ पर ये +a है। तो ये ऊर्जा का परिवर्तन दिखाया गया है विस्थापन के आधार पर। यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा है, देखिए माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है ना, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम है। अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और गतिज ऊर्जा शून्य है। इसी आधार पर हमने ये ग्राफ बना दिया। वैसे इस ग्राफ के लिए जो समीकरण प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं और अभी हमने दिखाए भी थे। u बराबर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। इस ग्राफ, इस समीकरण के आधार पर u का स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन होगा और k जो है वो इस समीकरण के आधार पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t के आधार पर गतिज ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। इन समीकरणों के आधार पर ये ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं। तो ऊर्जा कहां पर अधिकतम होती है, कहां पर न्यूनतम होती है, ऊर्जा का कैसे रूपांतरण होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं। देखिए, जब पिंड माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की ओर जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। यहां पर पहुंच करके u का मान अधिकतम हो जाता है, अधिकतम, और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। यहां पर जो है माध्य स्थिति में क्या होता है, u का मान शून्य हो गया और गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है, कम होती है। इसी तरह से भाई जब इधर आएगा तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। जब कोई पिंड O से A की तरफ जाएगा तो प्रत्यानयन बल का मान बढ़ेगा। प्रत्यानयन कौन कौन चीज बढ़ रही है, प्रत्यानयन O से A जाने पर, O से A जाने पर क्या बढ़ रहा है, इसको लिख लीजिए। O से A जाने पर प्रत्यानयन बल जो है, प्रत्यानयन बल की बात मत करें, हम यहां पर त्वरण की बात करते हैं। देखिए, त्वरण बल का मान बढ़ेगा, वेग घटेगा। O से A जाने पर या O से A डैश जाने पर त्वरण का मान बढ़ेगा, वेग का मान घटेगा। यहां पर पहुंच करके त्वरण जो है अधिकतम हो जाएगा A पर और वेग जो है वो शून्य हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, मैथमेटिकल है, इसलिए आसान है कि बस हम मान रखें दिए गए समीकरणों में, और जो है किसी भी समय उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा का मान हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। और जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे उसका हम आसानी से उत्तर दे सकेंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।